कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस चैप्टर में विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक सोसाइटी में एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल क्या निभाता है, एंड हाउ डज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। तो ये सारी टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। ठीक है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर समझना है तो कॉन्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू बी वन ऑफ द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग। तो कोई कलेक्टिव चीज़ होगी या फिर कोई फॉर्मेशन होगी जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन सबको मिलाकर वो फॉर्मेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कलेक्टिव फॉर्म करा जा रहा है। तो उस ग्रुप के पार्ट होने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जब आप कई सारे लॉज वगैरह मिला के उन सबको एक बुक में डाल रहे हो, ठीक है, एक रूल बुक बना रहे हो, सो दैट वुड बी कॉल्ड कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो उसको। उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट जब किसी चीज़ को आप करते हो तो आप वो जो उस कलेक्टिव चीज़ को क्रिएट कर रहे हो ना, वो एक नए सिग्निफिकेंस में आ जाता है, उसका एक न्यू सिग्निफिकेंस आ जाता है, क्योंकि अब आपने उस सब सारे एक सारे मिल गए हो, एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम इसको एक कंट्री या स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं जिनको आपने यूज़ करा उस स्टेट की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने में, कि वो कैसे फॉर्म हो रहा है स्टेट और उसको गवर्न कैसे करा जाएगा। सो उसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज़ का या स्टेट और कंट्री मतलब एक ही चीज़ हो रही है, वो छोटा वाला स्टेट नहीं, स्टेट एज इन एन इंटरनेशनल एंटिटी, मतलब नेशन, आपकी कंट्री, उसी को स्टेट बोला जा रहा है। सो ज़रूरी नहीं है किसी स्टेट या फिर कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है आपने और फिर उसका आपने एक रूल बुक सी चूज़ कर ली, तो उसको भी उसका उसका कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा सकता है। सो इट्स बेसिकली अ रूल बुक और उसका लीगल नेचर होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री एज़ वेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप उसको जुडिशरी में लेके जा सकते हो, उसको आप लीगल नेचर है ना उसका, तो अगर उसके खिलाफ कोई जा रहा है तो एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो लीगल एलिमेंट है उसका। सब लोग अग्रीमेंट में आ रहे हैं कि हाँ, ये हमारे फंडामेंटल रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, ये हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजीज होंगी, जिनके बेसिस पे हम अपने स्टेट को रन करेंगे, इसको गवर्न करेंगे, लोगों को कैसे गवर्न करेंगे वो सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करा जा रहा है, इसको थ्रेटन करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वी कैन टेक जुडिशियल एक्शन। So that is a constitution in the context of a country. Coming to the functions of a constitution, imagine yourself to be a member of a reasonably large group of people. So ऐसा imagine करो आप एक ग्रुप का हिस्सा और वो ग्रुप अच्छा खासा बड़ा है। अब उस ग्रुप के अंदर कई कई तरह के लोग हैं। The people in that group are diverse in nature. हर किसी की अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एज ग्रुप्स उनके अलग अलग हैं, ठीक है, बच्चे बूढ़े सब लोग हैं उसमें। अब इतने सारे डिफरेंसेस हैं उन सब में, तो डिफरेंसेस हैं तो डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, ठीक है, और डिसएग्रीमेंट्स हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होगा। जब इतनी सारी जनता भरी हुई है और वो दे आर डाइवर्स इन नेचर, डाइवर्स मतलब वैरायटी, ठीक है, हर कोई अलग अलग, इतने सारे रिलीजन, एक्स रिलीजन, वाई रिलीजन, जेड, अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड से आ रहा है और हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीफ सिस्टम्स लेके आ रहा है। सो ऑब्वियसली उनमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, फ्रिक्शन होगा उनमें आपस में। बट आपको तो ग्रुप को मैनेज करना है ना। अब मैनेज कैसे करोगे उसको कि उनकी पीसफुली गाड़ी चलने लग जाए। सो वो करने के लिए कोऑपरेशन प्रमोट करनी पड़ेगी। कोऑपरेशन मतलब जब सब लोग अग्रीमेंट में आते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं और फिर वो लोग अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला हम विल गो विद दिस पाथ, या फिर ये वाला हम रास्ता चूज करके एक साथ चलेंगे, सबको यूनाइट करके चलेंगे। सो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन करने के लिए आपको कुछ कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा, जो अभी हमने मेंशन करा। वो कॉमन ग्राउंड कैसे डिसाइड करेगा? आपको कुछ रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। रूल्स क्रिएट करोगे, वो सबसे आपने एग्री करा लिया कि ये एक बेसिक रूल बुक है हमारी, इसको सब लोग फॉलो करेंगे और इसके थ्रू हमारा ग्रुप यूनिफाइड रहेगा और चलने लगेगा। वी विल हैव लेस डिसएग्रीमेंट्स, या फिर अगर हमारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे भी तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे इन रूल्स के हिसाब से। बट क्या गारंटी है कि वो रूल्स फॉलो होंगे कि नहीं होंगे? अब रूल्स तो भाई हर किसी को पता होता है ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट स्टिल लोग रूल्स तोड़ते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा, उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो आपको रूल बुक तो क्रिएट करनी है, बट उसके बियॉन्ड आपको एक और स्टेप लेना पड़ेगा कि उसको एनफोर्सिएबल भी बनाना होगा। एनफोर्सिएबल मतलब एनफोर्स करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एनफोर्स मतलब आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो, उसका एक लीगल एलिमेंट होना चाहिए कि अगर इस रूल को या अगर इन रूल्स को ब्रेक करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, सो यू कैन टेक लीगल एक्शंस ऑन ऑन दैट पर्सन और व्हाटएवर, ठीक है, तो ये करा जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल
कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन तो लेके आओ, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि वो ये स्टार्ट करवाता है कि हाँ ठीक है, अब सब लोग अग्री करेंगे एक चीज़ पे, एंड दे वुड हैव दिस अश्योरेंस, दिस पीस ऑफ माइंड, दिस सिक्योरिटी कि कोई भी उस बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तोड़ने की कोशिश करता है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स अग्री अपॉन करे हैं, उनके अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश करता है, तो जो लीगल एक्शंस लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी या हमारे झगड़े नहीं होंगे, वो सब होंगे, हमारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, बट हम सब ने कलेक्टिवली अग्री करा है कि चाहे हम एक दूसरे से कितना भी हेट कर लें, उस कॉन्स्टिट्यूशन की एक मर्यादा जो होती है, उसकी डिग्निटी जो होती है, डिग्निटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। क्योंकि वो जिस दिन हो गया तो हमारा ग्रुप पूरा का पूरा टूट जाएगा, और वो तो हमें कभी नहीं होने देना, इसलिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए उसके, ठीक है। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक और काम होता है। अच्छा, इसी में डेफिनेशन भी है जो हमने पहले मेंशन करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो इसी पॉइंट में वो डेफिनेशन भी मेंशन है। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस करा कि लॉज होने चाहिए, बट ये कैसे डिसाइड करा जाएगा कि व्हाट दोज लॉज शुड बी, व्हाट दोज रूल्स शुड बी, जो हमने बात करी ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या रूल्स होने चाहिए, उनको कौन डिसाइड करेगा कि वो कौन से रूल्स होने चाहिए। फंडामेंटल मतलब कोर या सेंट्रल कह लो या प्राइमरी कह लो, मतलब जिसके बेसिस पे आपका सारा बाकी का बॉडी टिकी हुई है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो हम तब से बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल रूल्स होने चाहिए, फंडामेंटल रूल बुक होनी चाहिए, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिस पे सब लोग अग्री अपॉन करेंगे। बट वो कैसे डिसाइड होगा कि वो कौन से लॉज होने चाहिए या कौन से रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक और कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, उन रूल्स को फंडामेंटल कैसे डिफाइन करा जा रहा है, और फिर वो जो उसको डिफाइन कर रहा है वो लोग कौन है जो उसको डिफाइन कर रहे हैं, उनमें वो पावर कैसे आ रही है उसको डिफाइन करने की। ऐसा कि अब ऐसा भी हो सकता है ना, अब क्योंकि अलग हमारा ग्रुप है, तो उसमें अलग अलग जब सबके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हिसाब से फिर रूल्स भी अलग अलग होने चाहिए। कोई कहेगा कि यार मेरे हिसाब से तो ये लॉ बनना चाहिए या ये रूल बनना चाहिए, दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं, आई डिसएग्री, मेरे हिसाब से ये रूल बनना चाहिए। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस। You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think कि उनके रूल्स बेटर है ना। तो ये डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है पावर डायनेमिक्स का, कि ये सारे जो डिसीजंस होंगे कि लॉ तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बट उन लॉज को या रूल्स को डिसाइड करने वाले लोग कैसे चूज़ करे जाएंगे, वो कौन लोग होंगे, पावर के बेसिस पे डिसाइड होगा ना वो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को आंसर करना पड़ेगा। ये भी उसका एक फंक्शन होता है। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मेनी अ टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन डज आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगर कोई मोनार्की वाला सिस्टम है, मोनार्की मतलब जहाँ पे किंग या क्वीन वाला सिस्टम है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का ये बोलेगा कि अच्छा हाँ, हमारा अल्टीमेट रूल गिवर, लॉ गिवर हमारा यहाँ पे मोनार्क है, जो भी हेड है, ठीक है। या फिर सोवियत यूनियन जैसा कोई एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करा जाता है, तो वहाँ पे ये जैसे यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन में क्या होता था, एक सिंगल पार्टी के पास सारी पावर थी। और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे ज़्यादातर कंट्रीज़, मतलब डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो वहाँ पे लोगों में होती है वो अथॉरिटी कि लॉज को कैसे क्रिएट करा जाएगा, कौन कौन पावर डिसाइड कर रहा है, वो लोग हैं, पीपल के पास पावर है, पीपल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, वो वोट करेंगे वो सब। बट उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब वो कैसे वाला टाइप का सिस्टम है कि लोग क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से इन्वॉल्व हो रहा है, तुम जा रहे हो खुद से पार्लियामेंट, ऐसा तो नहीं होता। कई चीज़ों में जैसे एंशिएंट ग्रीक में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि छोटी सी जगह थी, सिटी स्टेट्स थे वहाँ पे। बट अब तो हमारी कंट्रीज इतनी बड़ी हैं, हर कोई जनता, आप सारी पब्लिक के सारे मेंबर्स तो जा नहीं सकते। तो उसके बजाय एक फिर दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है डेमोक्रेसी वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हो और फिर वो आपके बिहाफ पे, वो आपकी तरफ से पार्लियामेंट में जाके डिसीजंस लेते हैं। और पार्लियामेंट वाला अनदर पॉइंट ये आ जाता है कि पार्लियामेंट भी तो एक फॉर्म ऑफ ये इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है ना। तो वो कैसे डिसाइड हो रहा है कि पार्लियामेंट करेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा, अगर पार्लियामेंट के थ्रू आपके लॉज बन रहे हैं, उसके थ्रू आपके रूल्स बन रहे हैं कंट्री के, कैसे गवर्न करोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन देना, क्लियर बताना कि ये ऐसे ऐसे है। तो वो पार्लियामेंट का जो पर्पस होगा वो मेंशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइंड होना चाहिए कि ये उसकी पावर्स हैं, लॉज बनाएगा पार्लियामेंट। सो फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट हमारे लिए ये सब करेगा, इसलिए पार्लियामेंट के पास वो सब पावर्स हैं। तो एक फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सो लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सेकंड वाले फंक्शन में हमने क्या डिस्कस करा कि
कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा पावर डायनामिक्स कैसे एस्टैब्लिश हो रहे हैं, कि जो भी रूल्स बनाएगा, लॉज बनेंगे, जो भी बॉडी क्रिएट करेगी, उनको अपनी पावर्स कहाँ से, उनका पावर्स का ओरिजिन हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होगा, वो क्लैरिफाई हो रहा है। सो पार्लियामेंट का एग्जांपल है, तो पार्लियामेंट को पावर्स कहाँ से आ रही है लॉज बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्योंकि अब थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है, थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि आपने अथॉरिटी तो दे दी किसी को लॉज बनाने की या फिर रूल्स क्रिएट करने की, अथॉरिटी दे दी उनको, पावर डायनामिक्स आपने एस्टैब्लिश कर दिया, बट क्या गारंटी है उनका मिसयूज़ नहीं होगा? मिसयूज़ भी तो हो सकता है ना, आपने किसी को पावर दे दी, अब वो अपने हिसाब से कुछ भी करे, उसका वो एक वर्ड बोला जाता है आर्बिट्रेरी, ठीक है? तो आर्बिट्रेरी मतलब कि रैंडम यूज़ करना, अपने हिसाब से जो मन-मर्ज़ी में आया, उस हिसाब से आप पावर का यूज़ कर रहे हो, और यूजुअली ये नेगेटिव वे में ही होता है, क्योंकि जब कोई कंट्रोल नहीं होता फिर लोग कुछ भी करने लग जाते हैं ना। सो क्या गारंटी है वो पार्लियामेंट या फिर वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, या आपकी फ्रीडम नहीं खींचने की कोशिश, छीनने की कोशिश करेगी। सो उसके लिए, वो रोकने के लिए हमें एक सेफ्टी वाल्व क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक उस पे लिमिटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारा तीसरा फंक्शन आ जाता है, इम्पोजिंग लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। उनको आपने जब इतनी सारी पावर्स दे रखी हैं आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या लॉज बनाने के लिए, आपके लिए गवर्नेंस करने के लिए, तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी उन पे रखना ज़रूरी है, ताकि वो आपको एक्सप्लॉइट करना ना स्टार्ट कर दे। सो सपोज़ करो कोई गवर्नमेंट पावर में आती है और उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी एजेंडा के हिसाब से किसी कास्ट को एक्स्ट्रा टारगेट करने लग जाए, अनटचेबिलिटी वापस लेके आ जाए, ठीक है? या फिर रिलीजियस फ्रीडम छीनने लग जाए लोगों की, या किसी भी, है ना, अपने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो कुछ करने लग जाए, उसको रोकना पड़ेगा ना। या फिर इवन वर्स देन दैट, लेट्स से दे स्टार्ट अरेस्टिंग पीपल रैंडमली, अपने हिसाब से जिस मर्ज़ी में आया, जिसने थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म कर दिया, उसको पकड़ के धर लिया, उसको डाल दिया जेल में। तो वो नहीं करना ना हमें, वो नहीं चाहते कि ऐसे ही कुछ नहीं हो, फ्रीडम छिन जाएगी आपकी। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। These limits are fundamental in the sense that the government may never trespass them। ठीक है, सेकंड लाइन का क्या मतलब हुआ? These limits are fundamental in the sense that the government may never trespass them। कि फंडामेंटल क्या है? ये कोर पे, अगेन फंडामेंटल का मीनिंग क्या है? कोर, बेसिस, एक फाउंडेशनल चीज़ होना। आपने अगर इतना सब कुछ, अपना पूरी बॉडी जो क्रिएट कर रहे हो, उसकी जो नींव होती है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश होंगे, जस्ट लाइक आपके फंडामेंटल, पिछली हमने बात करी ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, रूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। सिमिलरली फंडामेंटल लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेंगी, जो कि डिफाइन करेगा कि अच्छा, एक लिमिट के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद, किसी भी गवर्नमेंट को, या किसी भी और बॉडी को, जुडिशरी हो जाए या कुछ और भी हो जाए, एग्जीक्यूटिव हो जाए, उनको इस पॉइंट के बियॉन्ड पावर और नहीं दी जा सकती, क्योंकि फिर उसका मिसयूज स्टार्ट होने लग जाएगा। इससे जब आप डिवाइड कर देते हो तो वो चांसेस कम हो जाते हैं पावर के मिसयूज होने के। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फंक्शन? द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, आर्टिकल 15 से स्टार्ट हो जाते हैं वो, ठीक है, आर्टिकल 32 तक, सो 15 टू 32। तो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट टू इक्वालिटी हो गया, ठीक है, सपोज करो अनटचेबिलिटी फॉर एग्जांपल आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, आपको जेल में उसके लिए कास्टिज्म नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है, या फिर आप रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीन सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कैसा भी स्टेटस हो, ये तो राइट्स हैं ही जो आप हमेशा मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो अपने स्टेट से, कि हाँ, मुझे प्रोटेक्ट करो आप। और कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अलाउड नहीं कर सकता, उनको कभी भी अलाउ नहीं करा जा सकता इन राइट्स को वायलेट करने के लिए। सो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स, ठीक है। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस में, स्पेशली अगर वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो उनमें हमेशा ऐसे बेसिक राइट्स एग्जिस्ट करेंगे, जो कि हर बंदे की एक ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल, उनकी डिग्निटी होगी, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, गारंटी होती है। और सिटीजंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली फॉर नो रीजन, ठीक है, ये भी हमारे फंडामेंटल एफआरस बोलते हैं इनको, फंडामेंटल राइट्स, ये इसमें आता है हमारे। तो आपको राइट अगेंस्ट डिटेंशन होता है, तो आपको ऐसे ही नहीं उठाया जा सकता कि हाँ, बस जेल में डाल दिया। और अगर तुम्हें अरेस्ट करा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी अलग अलग वो क्राइटेरिया होता है कि एज पर लॉ, अगर आप प्रूफ नहीं ले पा रहे कि अच्छा, ये बंदा गिल्टी है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप उसको रख के रह सकते। अब वो मिसयूज होता है, वो अलग चीज़ है, वो तो हमारी कंट्री ही थोड़ी गड़बड़ है, इतना एफिशिएंट नहीं है हम लोग, इतना क्या, बिल्कुल ही नहीं एफिशिएंट। बट इन प्रिंसिपल, इन थ्योरी तो ये सारी गारंटीज़ हैं, और नॉर्मली ये सारे राइट्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा ही। बहुत ही कम सिचुएशंस होंगी जिसमें इन राइट्स को थोड़ा-सा कम करा जा सकता है, या इन पे थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी टाइप की सिचुएशंस होगी, ठीक है, तब जाके थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ हो सकती हैं इन पे। अदरवाइज़ आप इनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये हमेशा रहेंगे। दीज़ आर फंडामेंटल इन नेचर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट,
which is about aspirations and goals of a society. So Indian Constitution is one of the finest examples of a aspirational constitution. इसका क्या मतलब हुआ? एस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप अचीव करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए आपका ग्रेट डिज़ायर होता है, आपको एक होप होता है कि हाँ, हम इतने सारे गोल्स वगैरह हमने सेट करें, इसको अचीव करके रहेंगे और चेंज बड़ा-सा लेके आएँगे। उसको बोलते हैं एस्पिरेशन रखना, एम्बिशन होना। एम्बिशियस होना होता है ना कि मैं ये बड़ा बन जाऊँगा, वो बड़ा इंसान बन जाऊँगा। सो गोल ओरिएंटेड होना, आप बड़े-बड़े टारगेट सेट करते हो और होप करते हो, ठीक है, कि ये बिलीफ से कि हम साथ में सारे साथ में आगे बढ़ेंगे ताकि हम वो गोल्स को अचीव करा जाए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एन एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इट्स एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एक्सट्रीमली अनइक्वल, ठीक है? हमारे यहाँ पे इतने तरह के डिस्क्रिमिनेशन है और इतनी तरह की यहाँ पे सफरिंग है, इंसान की लाइफ की वैल्यू यहाँ पे है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की टाइम पे जब वो उनको ये सब से डील करना था। तो उन्होंने उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार करा। उन्होंने ये होप रखा कि हम सारे मिलके मे बी इस सोसाइटी को, मे बी इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज कर लेंगे किसी दिन। तो इसलिए हमारा एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसका रिलेशन हमारे फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल, वो उसका एक और फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर सकता है, ठीक है? एम्पावर किस चीज़ के लिए कर सकता है? उनकी जो भी उनके माइंड में उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम जो भी उनको ज़रूरतें लगी होंगी, उनको वो गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर सकता है कि हाँ, ये चीज़ें हमें ठीक करनी है, ये हमारे गोल्स हैं, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैं तुमको ये पावर दे देते हैं हम लोग, ठीक है? कि आपकी गवर्नमेंट को या आपके स्टेट को, स्टेट मतलब आपकी कंट्री। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को, कोई भी सरकार बनेगी या हमारा स्टेट यानी आपकी कंट्री, उसको एम्पावर करता है सोशल वेलफेयर करने के लिए। अब पिछले पॉइंट में थर्ड फंक्शन में हमने क्या बात करी थी? वी टॉक्ड अबाउट द लिमिटेशंस जो कि गवर्नमेंट पे इम्पोज होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा अनइक्वल है, ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे यहाँ पे क्या चलता है? अब्यूज़र एंड अब्यूज्ड वाली रिलेशन चलती है कि या तो यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर आप कोई प्रिविलेज्ड उस बैकग्राउंड से आते हो जो कि एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है? तो ऐसे में बड़ा ईज़ी होता है कोई भी गवर्नमेंट वो भी अब्यूज़िव बन जाए, ऐसी गवर्नमेंट, क्योंकि जब आपकी सोसाइटी, इतने सारे विक्टिम्स आपकी सोसाइटी में, ऑब्वियसली उनको और दबा के रखो आप हमेशा, तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर अ गवर्नमेंट टू गो बैड। तो इसलिए लिमिटेशंस इम्पोज़ करनी थी। बट अब लिमिटेशंस इम्पोज़ कर ली, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उन वो जो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसको हमें ठीक भी करना है ना, हमें ये थोड़ा-सा इगैलिटेरियनिज़्म लेके आना है। इगैलिटेरियनिज़्म मतलब इक्वालिटी की, सबको समान ट्रीटमेंट मिले। सो वो लेके आना है, उसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट को एम्पावर भी करना होगा कि हाँ, ये फिक्स करें इन चीज़ों को, समाज को सुधारें। उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर ये एम्पावर करता है हमारे गवर्नमेंट को, या फिर दूसरे एग्जांपल्स भी हो सकता है। अगर दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो साउथ अफ्रीका के केस में उनके वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज़ अ बिग थिंग। हमारे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ बिग थिंग, तो उनके वहाँ पे रेसिज़्म वाज़ अ बिग थिंग। तो उनके वहाँ पे वैसे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स होंगे उनके, ठीक है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले पॉइंट से भी रिलेट करता है कि हर किसी को एक बेसिक डिग्निटी मिलनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से आते हो। Therefore, this will be the fourth function of a constitution. It is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. Just society मतलब justice वाली society जहाँ पे justice prevail कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे न्याय हो रहा है। जैसे अभी हमने एफआर्स की बात करी, फंडामेंटल राइट्स की। एफआर्स का कॉन्सेप्ट जो है, दैट इटसेल्फ इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आता है। दुनिया में वो फैला कहाँ से एफआर्स का कॉन्सेप्ट? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वो उनकी वैल्यूज़ थी। जब उन्होंने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब क्रिएट करा तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था और उन्होंने ये चीज़ डाली कि हर बंदे की बेसिक डिग्निटी होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। तो वहाँ से एफआर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं फोर्थ फंक्शन आपका, इसी के बारे में कि जो भी एस्पिरेशंस होंगी ना उस टाइम पे, सोसाइटी कैसी है जो वो बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग वो बना रहे हैं, उनकी उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट क्या ज़रूरतें थी उनकी उस टाइम की, जिसको वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एस्पिरेशन के तौर पे डालेंगे। Okay, so now we reach the fifth function of a constitution, and perhaps the most important function, which is fundamental identity of a people. लोगों को एक fundamental identity provide करना। So हमने first वाले function में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कैसे ग्रुप को मैनेज करना होगा। वो वाला एग्जाम्पल था ना कि ग्रुप को मैनेज करना होगा और उस ग्रुप में पीपल आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, उनको कैसे मैनेज करोगे? उन सब के तो आपस में झगड़े होंगे, उनके आपस में डिफरेंसेस इतने हैं, तो आप उनको क्या हमने बात करी थी कि कॉमन ग्राउंड पे लेके आओगे, उनको कोर वैल्यूज़ पे एग्री अपॉन करवाओगे,
ठीक है? तो उससे क्या होगा, न्यू सिग्निफिकेंस क्रिएट होगा ना, एक उन सबका मिलके एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होगी। सो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, वो जो न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होगी ना, दैट विल बी इट्स फंडामेंटल आइडेंटिटी। उन सब लोगों को, वो चाहे कैसे भी अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और चाहे आपस में कितना भी झगड़ते हों, जब आपने उन सबको यूनाइट करके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे दी उनको, आपने उन्हें एक न्यू एंटिटी दे बना दिया है, ठीक है? सो उनको आप एक न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल बी इट्स फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दी आपने उन लोगों को, ठीक है? कि अब आप चाहे कैसे भी अलग-अलग लोग थे, बट नाउ यू आर ऑल इंडियन, ठीक है? अपने एग्जांपल में अगर हम बात करें, इंडिया के एग्जांपल में, सो अब आप सब रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, हमारे यहाँ पे तो वैसे ही भतेरी इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर डिफरेंसेस, आप सब लोग घूम फिर के इंडियन हो, ठीक है? ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी देना होता है। सेकंड चीज़ क्या आएगी, इसका एक सेकंड एलिमेंट होगा कि मॉरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा है, वो कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन कर रहा है, ठीक है? जैसे इक्वालिटी हो गया, या फिर जैसे अनटचेबिलिटी है, जो कि गलत है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया, वो गलत है ही है। ये आपको एक मॉरल एलिमेंट दे रहा है, कोई घूम के आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं, नहीं ब्रो, मेरे हिसाब से सही है ये, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत है। सिमिलरली इक्वालिटी इज़ द राइट थिंग। ये कुछ कोर वैल्यूज़ होंगी जिनको आप, इन्हीं के अंदर आपको फंक्शन करना पड़ेगा, इन्हीं के अंदर आपकी एस्पिरेशंस, आपका जो भी बिहेवियर होगा, वो इसी सब के अंदर ऑपरेट करेगा। सो एक मॉरल एलिमेंट दिया जा रहा है, सो यहाँ पे मॉरल आइडेंटिटी भी उन लोगों को ये दे रहा है, जो न्यू सिग्निफिकेंस क्रिएट हो रहा है ना, वहाँ पे एक मॉरल एलिमेंट भी क्रिएट हो रहा है। Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. अब इस ये पॉइंट का मतलब क्या है कि अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्मूला है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, अब पहले क्या होता था, पहले तो धर्म के बेसिस पे या अलग-अलग राजा-रूजा के हिसाब से चलता था लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है? कि कैसे चलना, न्याय कैसे होना चाहिए, बट अब वो सब उड़ चुका है, हटा दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेंड चलता है मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है? हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, वो अपने पुराने सिस्टम उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए। अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, सो एक न्यू चीज़ अराइज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशंस ग्लोबली कुछ कॉमन एलिमेंट्स आपस में शेयर करेंगे ही, चाहे वो कितने भी अलग-अलग क्यों ना हो, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसीज़ के ही होते हैं, ठीक है? और उनके होंगे, तो वो सारे क्लेम करते हैं कि अपने राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं फिर सिटीजन्स के, और उनको हम लोग इक्वालिटी देते हैं, क्लेम करते हैं। असलियत में होता है कि नहीं, वो सब अलग बात है, बट क्लेम करते हैं कि हम बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं और ये सब। अब अलग-अलग भी, अब ये तो उनका कॉमनैलिटीज़ होगी, डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। जर्मन आइडेंटिटी वाज़ फॉर्म्ड प्राइमरीली ऑन द एथनिसिटी बेसिस, कि हम लोग कॉमन जर्मन एथनिसिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारा वो बेसिस होगा कंट्री बनाने का। इंडिया के केस में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, हमारे यहाँ पे तो इतनी थाउज़ेंड्स ऑफ एथनिसिटीज़ हैं, ठीक है? तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, वरना ऐसे तो 2000 कंट्रीज़ बन जाएँगी हमारी, है ना? वो नहीं कर सकते, तो हमारा कोई दूसरा बेसिस था, जिसके बेसिस पे हमने अपनी कंट्री फॉर्म करी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा। ये क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल कैरेक्टर डिफाइन करना। एक कंट्री का नेशनल कैरेक्टर किस बेसिस पे डिफाइन करा जा रहा है। सो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, अलग-अलग वेरी करता है, अपने हिसाब से वेरी करता है। जर्मनी के केस में उनकी एथनिक आइडेंटिटी थी, इंडिया के केस में कुछ और बेसिस होगा ये क्रिएट करने का। इंडिया के केस में हमारे डिफरेंसेस इतने हैं, तो उन डिफरेंसेस को ओवरकम करके वी आर स्टिल यूनाइटेड, ठीक है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो वाला एंगल है हमारा, जो कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। सो ये थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग कॉल्ड द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में बात करी कि सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। तो यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन की यूटिलिटी है, उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो वो काम आता है, इसलिए सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। आज की मोस्ट मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ आज के टाइम में उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट इसी से रिलेटेड 3 और क्वेश्चंस अराइज़ हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? एंड इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या? व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी जो हमने पहले बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की, हम डेफिनेशन तो बात उसको डिस्कस कर चुके हैं। बट दैट वाज़ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपने उसे कंसेप्चुअली थ्योरी में डिफाइन कर दिया कि क्या होता है, कि इट्स अ बॉडी ऑफ अग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स, ठीक है? आपके एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोला जाएगा कि इस पे सब लोगों ने एग्री कर लिया, उसको कह देंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन। बट यार एक्चुअली में बताओ तो कि है क्या? ये तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन होगी ना, प्रैक्टिकली तो मीनिंग बताओ उसका, कि मतलब कहना क्या चाह रहे हो, कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कोई बुक है, कोई कई सारी बुक्स हैं, एक बुक है या कोई पेपर है, डॉक्यूमेंट, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? सो in most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. अब यहाँ पे स्टेट अगेन किसको बोला जा रहा है? कंट्री को बोला जा रहा है, आपके नेशन को बोला जा रहा है। यहाँ पे उन छोटे स्टेट्स की बात नहीं हो रही कि हमारा आंध्रा, तेलंगाना, नागालैंड, अरुणाचल, ये वाले टाइप के स्टेट की बात नहीं हो रही। आपकी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है ना, कंट्री को बोला जा रहा है स्टेट। तो यूके, इंडिया, कजाकिस्तान, ये है आपके स्टेट। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट,
स्टेट का मीनिंग चेंज होता रहेगा पॉलिटिकल साइंस जब भी पढ़ोगे, तो कभी-कभार वो छोटे वाले स्टेट्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो जाएगा, बट यहाँ पे हम कंट्रीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जा रहा है? कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे, कि हमने वो तो पहले जो बात करी वो तो प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल एक लॉ ऑफ द लैंड वो सब कर दिया, बट एक्चुअल उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है वो ये है कि कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है? उसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी स्टेट के बारे में, कि कंट्री को रन कैसे करना है, ठीक है? कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है उसको, और क्या सब कुछ हमें फॉलो करना है। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document, ठीक है? इसकी बात हो रही है। जब भी हम बात करते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ किसी भी कंट्री का, तो यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स या एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि ये दिखाओ क्या-क्या बना था तुम्हारा। बट सम कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके जैसी कुछ कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? जिनका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल दोगे, वो ऐसा उनका कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। रादर दे हैव अ सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है ना, बड़ी इंटरेस्टिंगली बड़ी अलग सी है। सो ये आप पॉलिटिकल साइंस में फ्यूचर में भी सुनोगे, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, कि एक डिस्टिंक्शन दिखेगा रिटन वर्सेस नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके ने दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है? वहीं से ओरिजिनेट होता है ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इंटरेस्टिंगली यूके खुद फॉलो नहीं करता रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को, ठीक है? बाकी कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे एक एक बुक टाइप कह सकते हैं ना उस डॉक्यूमेंट को, कि ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले लोगों ने उस टाइम पे 1950s में, 49 में। उन्होंने एक बुक के अंदर ये सब कुछ लिख के गए, कोडिफ़ाई करके गए, ठीक है? कोडिफ़ाइड डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा, या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रिटन है। बट यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट्स अ सीरीज़ ऑफ डिसीजंस एंड वेरियस पेपर वर्क इन्वॉल्व, या डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है? उस सब को वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी वो कब से स्टार्ट हुआ पड़ा है उनका, जब से भी स्टार्ट हुआ। वैसे तो कॉन्सेप्ट 1215 तक जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसको हम नहीं अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेट्स से कि लास्ट के 300-400 साल में जितने भी डिसीजंस हैं ना, उन्होंने अपडेट करा, न्यू रूल्स चेंज कर दिए सब कुछ, उस सब को ही वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है? वही है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई एक किताब या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है? वो अपडेट होता रह रहा है, उसी को वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करा जाता है इन केस ऑफ कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम। ऑन द अदर हैंड, इंडिया जैसी कंट्री में हमारी एक आपको स्पेशल एक वो दिखेगा, कि अच्छा वो एक फ़ोटो भी दिख जाएगी ना, आपकी बुक पे भी बनी हुई है, कि उसी वो हार्ड कॉपी जो है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से चलना है। अगर आपको अपडेट करना है कुछ, जब भी आप चेंज करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो, यानी चेंज करते हो, तो जो भी चेंज होता है ना, वो फिर आपको उस बुक के अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक है? यूके जैसा केस नहीं हमारा। So we can say that the constitution is the document or set of documents that seeks to perform the functions that we mentioned above, ठीक है? ये हमने बात करी। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो अगेन यहाँ पे आप देखो फोकस किस चीज़ पे है इन तीनों क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन तो हमने पहले ही डिफाइन कर ली थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि प्रैक्टिकली तो बताओ कि है क्या? कोई बुक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सीरीज ऑफ डिस्कशंस, डिसीजंस, क्या है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन भी अगेन प्रैक्टिकल चीज़ पे ही फोकस कर रहा है कि इफेक्टिव कितना है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अब अडैप्ट तो कई सारी कंट्रीज़ कर लेती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने भी ले लिया, हमने भी वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसका रियल इम्पैक्ट कितना हो रहा है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। सब लोग बना के तो बैठ जाते हैं, बट उसको कौन उसको अपहेल्ड कर रहा है, या फिर कुछ कंट्रीज़ में नाम का ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। सो अराउंड द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ़ पेपर पे एग्ज़िस्ट करता है, नेम सेक एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? और कहीं दूसरी जगहों पे वो उसकी वैल्यू होती है। सो द क्रूशियल क्वेश्चन इज़ हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव? तो इफेक्टिव कितना है, और अगर वो इफेक्टिव है तो वो उसको कौन-सी चीज़ें हैं जो कि इफेक्टिव बनाती है? इफेक्टिव मतलब उसका रियल लाइफ़ इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है? तो वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती है? व्हाट एन्श्योर्स दैट इट हैज़ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल? अगेन यही सेम चीज़ जो मैंने बोली पहले। और यहीं पे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है? कि इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? तो जब आप रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में एनक्वायर कर रहे हो ना, कि क्या इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट है, यानी आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? जस्टिस के बारे में पूछ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन का रियल लाइफ में इम्पैक्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि जो आपने चीज़ें एग्री करी हैं, या आपने रूल्स बनाए हैं, कि आपने एक पाथ सेट करा है कि हमारा नेशन, हमारी कंट्री इस वे में हेड हेड ऑन करेगी, तो क्या वो अचीव कर पा रहे हो अपने गोल्स वगैरह? अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर का लिखा है कि इक्वालिटी लाएँगे हम, तो वो क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है रियल लाइफ में? यानी आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? जस्टिस की बात कर रहे हो ना, कि आप जस्टिस एस्टैब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं? तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे आ गया।
मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ठीक है? तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस बनती है? सो मोड ऑफ प्रोमलगेशन। तो प्रोमलगेशन का मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले, तो बड़ा लंबा सा वर्ड है। प्रोमलगेशन मतलब किसी चीज़ को आपने ऑफिशियली जब स्टार्ट कर दिया, उसको आपने किक स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ न्यू चीज़ इफेक्ट में आ गई है, किस चीज़ को अडेप्ट कर लिया आपने ऑफिशियली, फॉर्मली, ठीक है? कि अब से लॉ हो गया कि अब ये चीज़ हमने स्टार्ट कर ली है। सो किसके अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं हम, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करना। तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑफिशियली कब स्टार्ट होता है, ठीक है? उसको इफेक्ट में व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स। तो जो हमारी रिपब्लिक डे का ये जो सेलिब्रेशन होता है ना, अगर आपको नहीं पता किस लिए होता है, कभी सोचा क्यों होता है ये इसलिए होता है बिकॉज 1950 ना 1950 1950 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली इट केम इनटू फोर्स, इसलिए उसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा जाता है। ऐसे ही नहीं है वो कि कभी सोचा नहीं होगा शायद कई लोगों ने कि क्यों उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त तो है हमारा, इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी, बट 26 जनवरी के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है? तो वो ये स्पेशल है कि दैट इज़ व्हेन वी ऑफिशियली बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तब ऑफिशियली अडॉप्ट करा गया था। तो वो मोड ऑफ प्रोमलगेशन, उसको ये जो प्रोमलगेट करने का यानी अडॉप्ट करने का ऑफिशियली, ये प्रोसेस कैसा था? किस मोड में अडॉप्ट करा था? नाउ इन मेनी कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट बिकॉज़ दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हू आर नॉट पॉपुलर। अब हमने पहले भी बात करी थी कि कई सारी कंट्रीज़ में सिर्फ़ नाम के लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट दूसरी कंट्रीज़ होती हैं सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन पे रन करने वाली कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, ठीक है? जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को रिकॉग्नाइज़ करा जाता है। अब थोड़ा सिचुएशंस इंडिया में भी लगता है चेंज हो रही हैं। एनीवे वो इर्रेलेवेंट है हमारे इस टॉपिक पे अभी। तो ऐसा क्यों है कि इन सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज़ करा जाता है, उसको रिस्पेक्ट करा जाता है कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठी हैं, बट उनके केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उनके कॉन्स्टिट्यूशन को? इसका रीज़न ये है कि कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया या यूएस, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ ना, यानी प्रोमलगेट जब इसका हुआ, वो सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि किसी भी रैंडम डे पे उठ के बस स्टार्ट कर लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ जी, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बन गए। ऐसा नहीं है, उसके पीछे काफ़ी हिस्ट्री है, हिस्टोरिक स्ट्रगल है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है यूजुअली इन्वॉल्वड, ठीक है? कुछ ना कुछ जिसको आप कह सकते हो नेशनल स्ट्रगल इन्वॉल्वड है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना ना, उसमें एक ऑर्गेनिक वैल्यू थी कि हाँ, हमने इसको जेनुइनली हमने बनाना है, ठीक है? ऑर्गेनिक उस वे में, ऑर्गेनिक ये नहीं कि खुद से बना लिया, वो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि कॉपी भी तो करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया ने सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉपी करा, तो वो उस वे में ऑर्गेनिक नहीं हुआ, बट ऑर्गेनिक इन द सेंस कि खुद से चाहते थे कि हाँ, हमें ये चाहिए। नेशनल स्ट्रगल है भाई, हमारा नेशनल कैरेक्टर है दाँव पे लगा हुआ, स्टेक पे लगा हुआ, तो वो सब एक कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम पे, ठीक है? उस सब की हिस्ट्री से हम आ रहे थे, जैसे इंडिया के केस में भी है ना, आज़ादी की लड़ाई वगैरह लड़ रहे थे। तो उस केस में एक जेन्युइन नीड थी, डिज़ायर था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करने का जो इंसेंटिव था, दैट वाज़ ऑल्सो वेरी हाई। कंपेयर दिस टू अदर कंट्रीज़ जैसे म्यांमार टाइप कुछ, मतलब है ना, मिलिट्री रिजीम्स हो गए, जहाँ पे नकली सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे तो आपको डिक्टेटरशिप में भी मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ और उसमें बहुत कुछ क्लेम करते हो, बट वो सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है ना, वो ऑर्गेनिकली उन्होंने कभी उनका कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि हमें बनाना है। तो वो डिफ़रेंस है यहाँ पे जो जिसकी बात हो रही है। अच्छा, यहीं पे एक टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक का। तो ये वो वाला टाइम है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है? उसको बनाया। अब यहाँ पे कईयों का क्वेश्चन होगा कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी को क्यों चूज़ किया जाता है रिपब्लिक डे? उस दिन क्यों डिक्लेयर करा खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्चुअली खत्म हो चुका था टू 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी 1950 में ऐसा क्या स्पेशल था कि उस डेट को चूज़ करा गया रिपब्लिक डे बनाने के लिए? वेल, देयर इज़ सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड, जो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट सुन लो। पूर्ण स्वराज 1930 में एक डिक्लेरेशन हुई थी, तो वो इसी दिन पे हुई थी, 26 जनवरी 1930 को। सो दिस वाज़ जस्ट अ ट्रिब्यूट फॉर दैट डेट, उस डेट को ट्रिब्यूट एक देने के लिए कि हाँ, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लो, इसलिए इन्होंने 26 जनवरी चूज़ कर लिया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है कुछ। तो हम ये बात बार-बार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने बनाई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, बट भाई वो लोग कौन थे जिन्होंने बनाया ये? ठीक है, एक बात तो कर रहे हैं कि बन गया अपने आप भाई, इतना मुश्किल इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इसको बनाने वाले भी कोई ऐसे-वैसे लोग थोड़ी ना होंगे। सो उनकी बात करते हैं, दे वर पीपल हू एन्जॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। They had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for their aggrandizement of their personal power. अब ये ऐसे लोग थे, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग थे, सारे नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल, ठीक है? लॉयर्स वगैरह बहुत सारे थे, इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
तो ये लोग लेजिटिमेसी एन्जॉय कर रहे थे पब्लिक सपोर्ट की, क्योंकि इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है, एक्सेप्टेंस थी पब्लिक ओपिनियन के अंदर, वो अच्छा खासा सपोर्ट था। तो एक क्रिटिसिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमेशा कहा जाता है कि अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पीपल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में। जैसे कई दूसरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे जहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंडम वगैरह करा के, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग टाइप, वो सब करा के डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। इंडिया के केस में हमारी यार गरीब अनपढ़ जनता थी, ठीक है, उनसे तो क्या ही आप करोगे, तो वो बेचारे अपने-अपने लीडर्स को ही सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो दोज़ लीडर्स, दोज़ पीपल, दे एन्जॉयड सपोर्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और वो अपने-अपने सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो अब एक क्रिटिसिज़्म कहा जाएगा ना कि पर्सनल पावर, बस अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी एग्रैंडाइज़मेंट मतलब टॉर दिखाना, शो ऑफ करना, ठीक है? कि खुद के पर्सनल गेन को ओवर एवरीथिंग एल्स प्रायोरिटाइज़ करना, उसको बोलते हैं एग्रैंडाइज़मेंट, कि खुद के बेनिफिट्स का आपका वो ही मेन कंसर्न है, एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी। कि खुद की आपको टॉर दिखानी है, शो ऑफ करना है आपको कि देखो मैं कितना कूल हूँ, ये देखो मेरी अचीवमेंट्स। तो एक ये डाउट हो सकता था कि यार ये लोग कहीं ऐसा ना कर दें, बट बिकॉज़ दे वर लीडर्स ऑफ द पीपल, वो कॉमन पब्लिक के लीडर्स थे, इसलिए उन्होंने पब्लिक को रिप्रेजेंट, उनकी चिंता को प्रायोरिटाइज़ करा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो दे स्ट्राइव्ड फॉर समथिंग ग्रेटर। अगेन वो उसी पे घूम के हमारी बात आ गई ना कि एक न्यू सिग्निफिकेंस में सब लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है और उसको सब लोग वैल्यू कर रहे हैं ओवर एवरीथिंग एल्स, अपने पर्सनल गेन को भी हटा के। अब हमारा सेकंड फैक्टर है द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। अब आप एक खुद से मेंटल एक्सरसाइज करो कि जो हमने पहले बात करी ना कि ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एंड दैट ग्रुप इज़ अ डाइवर्स बंच ऑफ पीपल। तो ऐसे डाइवर्स लोग हैं, उनके आपस में झगड़े बड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट आर दोज़ बेसिक रीज़न्स जिसके लिए ये सारे लोग, ऐसे अलग-अलग टाइप के लोग, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या बेसिक कंटेंट होना चाहिए जिसकी वजह से दे कम ऑन बोर्ड, ठीक है? कि वो लोग एग्री करते हैं कि ठीक है, अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। सो इमेजिन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमैटिकली प्रिविलेजेस सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिन करो कि वो कुछ मेंबर्स को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे देता है, और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको बेसिकली उसका भुगतान करना पड़ता है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है, उनको उसका डैमेज झेलना पड़ता है। या फिर दूसरा इमेजिन करो कि अब कोई ना कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी हर कंट्री में, उस मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं, उसको एडवांटेज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है? और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन हो ही नहीं रही है। तो क्या आपको लगता है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उन माइनॉरिटीज़ में, या जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं जिनके एक्सपेंस पे वो एडवांटेज्ड प्रिविलेज्ड पीपल अपने मज़े ले रहे हैं, क्या आपको लगता है वो डिसएडवांटेज्ड जनता, पब्लिक इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेगी जब आपने ऐसे प्रोविजंस क्रिएट कर दिए? ऑब्वियसली नो, है ना? नहीं करेगी। सो वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहलाया जाएगा, है ना? दिस इज़ वेयर द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स जितना उसको प्रिजर्व करेगा, वो उतना ही सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके हायर होंगे। सो जितने भी आपके नॉन इक्वल ग्रुप्स हैं जो एट अ डिसएडवांटेज हैं, या फिर वो मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है, उनको प्रिविलेज नहीं है, तो उनको आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको हम भूल नहीं रहे हैं, आपको हम अनदेखा नहीं कर देंगे, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, आपको एक गारंटी है। तभी तो वो लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे, एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड फैक्टर इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन एंड हाउ बैलेंस्ड इट इज़। सो कॉन्स्टिट्यूशंस की जब भी डिसरिस्पेक्ट होने लगती है ना, एज इन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिग्निटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी जाती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा करप्ट करने की कोशिश, खराब करने की कोशिश, या जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश जब भी करी जाती है, यूजुअली इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पावर अचीव करना चाहते हैं, वो बड़े लालची होते हैं, ठीक है, उनको अपना फ़ायदा चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी खराब करने से हिचकते नहीं है, उनको किसी की नहीं पड़ी। अब ऐसे लोग आपको हर टाइम में मिलेंगे, सो इट बिकम्स अ नेसेसिटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके टाइम पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हम लोग ना भी रहें, हम लोग तो मर जाएंगे, उसके बाद आने वाली जो जनरेशन होंगी या आने वाले टाइम्स होंगे, उनमें भी कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स रखें जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसे जो करप्ट एलिमेंट्स हैं इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली खराब ना करने की कोशिश हो। तो इधर ही हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आता है। सो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सा होता है जो पावर को बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है सोसाइटी में, ताकि कोई भी सिंगल ग्रुप उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है उसको डिस्टेबलाइज ना कर सके, मतलब सबवर्ट ना कर सके। सबवर्ट का मतलब होता है डिस्टेबलाइजेशन या अंडरमाइन करना, यानी जो उसकी रिस्पेक्ट है उसको हटाने की कोशिश, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर की, उसकी पावर को कम करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं सबवर्ट करना। सो यहाँ पे हमारे न्यू प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर्स।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, हमारे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, दीज आर द थ्री मेन पिलर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन डेमोक्रेसी। इनमें पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को सारी एक्स्ट्रा पावर नहीं दी हुई जिसकी वजह से वो ओवर पावर हो जाएगा और खुद की मनमानी करने लग जाएगा। सबकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर बाई चांस इनमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूशन अपनी दादागिरी करने लग जाता है, उसको बाकी वाले इंस्टीट्यूशन आके उसकी पावर को रोक सकते हैं। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी अगर कुछ गड़बड़ करने लगती है तो उसको पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव आके क्रिटिसाइज कर सकता है या रोक सकता है ना, इम्पीच कर सकते हो आप जजेस को। या जब पार्लियामेंट कुछ ऊट पटांग चीज़ें करने लगता है तो जुडिशरी आके जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस सबको उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको रोक देता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इक्वल है एक दूसरे के, बट इनमें मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि एक दूसरे से ऊंचा। हॉरिजॉन्टली है, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं, बट इनमें पावर्स बस आपने अलग अलग बांट दिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक हायरार्की का एलिमेंट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures. तो another important point क्या हो जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस बनाना आना चाहिए। तो ऑन वन हैंड उसको अथॉरिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अपनी एक पावर है, अपना एक उसका दम है, अथॉरिटी है उसकी कि हाँ आपको इस चीज़ को, ये अल्टीमेट डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री का, अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट इतना भी नहीं होना चाहिए वो कि है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप इवॉल्व ही ना कर पाओ, उसको टाइम के साथ चेंज ही ना कर पाओ, है ना, कि अच्छा वो लिख दिया बस अब कोई नहीं बदल सकता। वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि अच्छा टाइम्स बदल गए हैं, अब ज़माना बदल गया है, हमारी सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, वैल्यूज़ वगैरह भी चेंज हो रही हैं। सो वी शुड बी एबल टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या करना है? अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस। तो आपको इन दोनों के बीच अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल बड़ा ही मतलब इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है उसको कि आप हर कोई तीसरा बंदा आके हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ उसमें कोई चेंजेस कर दे, ऐसा भी नहीं है, इतना ईज़ी नहीं है उसको चेंज करना। बट फ्लेक्सिबल भी है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो स्टैग्नेंट ना हो जाए। स्टैग्नेंट मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो पहले का ही है, वो बस वो आउटडेटेड हो गया है, बस उसमें आगे कोई अडैप्टेशन नहीं आ रहा है, उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है। दैट इज़ व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? वो इस रीज़न की वजह से बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना एक ओरिजिनैलिटी रिटेन करके रखता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो भी एस्पिरेशंस रखी थी कि हाँ, हमारा ऐसा होना चाहिए, वो सब हैं, उसके प्रिजर्व्ड हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्ट भी करता रह रहा है। टाइम्स के साथ वो आउटडेटेड नहीं हो रहा। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions। तो आपको अगर ये जानना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी अच्छी अथॉरिटी है, ठीक है, कितना अथॉरिटेटिव है वो, तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सो वर द पीपल हु एनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या उनमें एक लेजिटिमेसी थी? क्रेडिबिलिटी मतलब एक्सेप्टेंस, कि उसको कितना कन्विंसिंगली एक्सेप्ट करा जा सकता है कि हाँ, ये तो क्रेडिबल लोग थे जिन्होंने बनाया, कि ऐसे कोई ऐरा-गैरा बना के नहीं गए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को। ये क्वेश्चन होना चाहिए फर्स्ट वाला। सेकंड, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट ईज़ी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? यही जो हमने अभी-अभी जस्ट बात करी कि कितना इंटेलिजेंटली उसको बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ऐसा तो नहीं है उसमें कोई भी छोटा-मोटा ग्रुप आके कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को सबवर्ट कर सकता है। वो कितनी पॉसिबिलिटी है? अगर लो पॉसिबिलिटी है, लो चांसेस है, तो यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है। और थर्ड वाला सवाल है हमारा, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन? क्या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की जो होप, उनके गोल्स हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या उसको सेंटर में रख के चल रहा है? जब उन्होंने बनाया, क्या उन्होंने ये दिमाग में रखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम? अगर रखा, अगर वो सब सोच के बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं सोचा और ऐसे ही नाम का बना दिया, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पावर अप कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन, किसी किसी सोशल ग्रुप को या किसी एक रिलीजन को, या फिर मिलिट्री टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको ही सपोर्ट कर रहा है, तो यानी वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं है। द एबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिजेंस। वॉलंटरी एलिजेंस मतलब खुद से लोग उसे कब सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिना फोर्स करे, वो अपने आप ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग उसको। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी एबिलिटी कितनी अच्छी है कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही ये चीज़ को कमांड कर सके, बिना कुछ करे उसके लिए सपोर्ट आ रहा है। नाउ द फोर्थ फैक्टर इन मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव इज हाउ वॉज इट मेड। तो कैसे बना आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत डिटरमाइन करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, फेल होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसकी फर्स्ट एवर सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को। और कब? उस टाइम पे हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था, ठीक है, 1946। उसके बाद इट वाज रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 1947 आ गया तो इंडिया डिवाइड हो गया। तो 14 अगस्त 1947 को वो वापस रीअसेंबल करके वापस उसकी सिटिंग होती है, ठीक है। ये 2 डेट्स याद रखनी है हमें, 9 दिसंबर 1946 को और 14th August 1947। Its members were chosen by indirect elections by the members of provincial legislative assemblies। तो कैसे चूज करे गए थे इसके मेंबर्स? इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज़ हुए थे। किनसे चूज़ हुए थे? मेंबर्स, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में अभी जैसे पहले बात करी ना हमने कि लोग अपनी जो पब्लिक है वो तो एजुकेटेड थी नहीं, तो वो तो डायरेक्टली इलेक्ट कर नहीं रहे थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया उनको। तो इनडायरेक्टली किनके थ्रू इलेक्ट करा गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके मेंबर्स के द्वारा इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया। और किस एक्ट के अंडर हो रहा है ये सब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी आपको कई सारी चीज़ों में एक्ट दिखेगा, हमेशा दिखेगा। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by Committee of British Cabinet, known as Cabinet Mission। तो ये एक और चीज़ है कि कैबिनेट मिशन, उसमें जो सजेशन आए थे, कमिटी थी ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर, उसके लाइंस पे ही ये ओवरऑल जो भी हुआ सब कुछ हुआ। अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आ रही है, बट उसको स्टिल हमें पता ज़रूर होनी चाहिए। तो each province and each princely state और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो थी उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सीट्स को अलॉट करा गया। सो एक रफ आइडिया बता दें तो अगर वो होगा 1:10 लाख, तो एक सीट रिप्रेजेंट कर रही है 10 लाख लोगों को। ठीक है, ये याद रखना, 1:10 लाख। एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर ब्रिटिश रूल। अब उस टाइम पे हमारा इंडिया ऐसा पूरा पूरा इंडिया नहीं था, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं थे, वो अपना ही सिस्टम चला रखा था उन्होंने, और तो वो बहुत हौच पौच था ना। तो जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर टेरिटरी थी उनको कितनी सीट्स अलॉट हुई? 292 मेंबर्स हुए उनके, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके मिनिमम 93 सीट्स उनकी बनी थी। सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। तो 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइडेड हुआ, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। अब यहाँ पे जनरल वर्ड जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एक्चुअल जनरल जैसी कोई चीज़ है नहीं, बट क्योंकि हिंदुइज्म इटसेल्फ बड़ा डिवाइडेड है ना, हिंदुइज्म में इतनी सारी कास्ट वगैरह हैं, और एट वन पॉइंट एक वो दूसरी डिमांड भी थी कि जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं हिंदुइज्म के अंदर, उनको उनका अलग रिलीजन होना चाहिए, या उनको अलग ही सीट मिलनी चाहिए, उनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, जैसे मुस्लिम सिख्स का ऐसा हो रहा है। तो वो अगर हो जाता तो जो हिंदुइज्म में डोमिनेंट पीपल हैं, जो प्रिविलेज्ड पीपल हैं, जो कि ओप्रेसर लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हो जाते। ठीक है, तो इसलिए वो ना हो, इसलिए जो भी हमारे ये थे हिंदू वाले जनता थी हमारी राइट विंग वाली टाइप की, इन्होंने ये होने नहीं दी चीज़। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहे, तो उसको एक ये आर्टिफिशियल सी कैटेगरी बनती है हमारी। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी पीपल, मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो हर प्रोविंस को 3 मेजर कम्युनिटीज़, 3 मेन कम्युनिटीज़ में उनकी सीट्स डिवाइड हो रही थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का बंदा अपने कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहा था। मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रिंसली स्टेट्स में थोड़ा सा वेरी कर रहा था, कंसल्टेशन वगैरह के हिसाब से जा रहा था। तो अभी जो पहले मेथड्स की बात करी वो ब्रिटिश इंडिया वाली टेरिटरी के अंडर होता था, बट प्रिंसली स्टेट्स थोड़े अलग थे, तो उनके केस में थोड़ा पूछ पाछ के या फिर कंसल्टेशन करके एडजस्ट करके अपने हिसाब से, जैसे जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा चेंज करके वैसे वहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे थे। तो प्रीवियस सेक्शन में वी डिस्कस द 3 फैक्टर्स दैट मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल। ठीक है, ये हमने पहले बात करी थी, बट हाउ फार डज द कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट? तो वो तो हमने बता दिया था पहले ही फैक्टर्स कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्टेबल और इफेक्टिव बनाते हैं, बट उसको टेस्ट कैसे करा जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टेस्ट को कितना पास करता है कि नहीं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब पाकिस्तान क्रिएट हो गया था, तो जो पहले बात करी ना हमने, टोटल सीट्स कितनी थी? 292 + 93, सो 384 सीट्स थी। अब वो कम होकर 299 होगी, क्योंकि कई सारी टेरिटरीज पाकिस्तान की साइड चली गई। अब जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने ऑफिशियली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये दो डेट्स याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इट केम इनटू फोर्स, और अडॉप्ट कब करा गया था? 1949 को, 26 नवंबर को। इसमें एक और डेट दे रखी है, 24 जनवरी 1950। तो 2 दिन पहले 26 जनवरी से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट सारे थे, 284 मेंबर्स, वो लोग वो प्रेजेंट थे, और उन्होंने अपना अपेंड करा कॉन्स्टिट्यूशन को। अपेंड करना क्या होता है कि जो आपने कंप्लीट कर लिया ना एक डॉक्यूमेंट, तो उसके एंड में जो जिन्होंने क्रिएट करा होता है वो डॉक्यूमेंट, उसके एंड में वो लोग साइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपेंड करना। सो दे अपेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोगों ने अपने साइन वगैरह कर लिए, एंड इट वॉज अ हिस्टोरिक मूवमेंट। सिर्फ इसलिए नहीं कि इतना मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, वो आपने क्रिएट कर दिया, बट उस टाइम पे हमें कॉन्टेक्स्ट भूलना नहीं चाहिए। वहाँ पे इतना सारा वायलेंस हो रहा था उस टाइम पे, पार्टीशन वगैरह हो रहा था ना, दंगे वगैरह, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से वायलेंस हर जगह हो रहा है, और इतनी सारी उनको इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, उनको दिख रहा था क्या हो रहा है। सो बनाते टाइम उन्होंने अगर थोड़ा भी उनका कुछ होगा ना, खुद का ग्रीड या लालच की, नहीं नहीं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, नहीं, बट उन्हें दिखा होगा इतना कुछ, तो उसके फिर उन्हें एक बियॉन्ड मोटिवेशन मिली होगी कि नहीं नहीं, हमें सारे सेफ्टी चेक्स रखने हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पक्का ढंग से बनाना है, अदरवाइज वापस हम ऐसा इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं होने दे सकते सोसाइटी में। और सिर्फ यही वाली चीज़ नहीं, एक दूसरा कंसर्न भी था ना जो हमने पहले डिस्कस करा, कि रिप्रेजेंटेशन का, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए, तो मे बी सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो उसको भी बड़े अच्छे से एड्रेस करने की कोशिश की गई थी।
सो जितने भी अलग अलग रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उन सब के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिली, या जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिली। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस ने डोमिनेट करा असेंबली को। एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन वर कांग्रेस डोमिनेटेड, ठीक है। कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी। अब कांग्रेस का डोमिनेशन तो था, बट कांग्रेस खुद में ही बड़ी डाइवर्स पार्टी थी, उसमें इतने सारे टाइप अलग अलग टाइप के लोग थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही टाइप का अपना, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अपना ओपिनियन थोप दिया। उन्होंने मैक्सिमम कोशिश करी कि सारे मैक्सिमम अलग अलग ओपिनियंस को कलेक्ट करने की, अपने साथ लेके चलने की, इंक्लूसिव होने की। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सो द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है लॉन्ग, केयरफुल, डिटेल्ड डिस्कशंस। जब आप लंबे लंबे डिस्कशंस हेल्ड करते हो और उनको बड़े ढंग से किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हो, उसको क्या बोलते हैं? डेलिब्रेशन। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन को बड़े अच्छे से इनैक्ट करा, अडैप्ट करा। तो कोई भी जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, सब हर चीज़ को बड़े अच्छे से लंबे लंबे डिबेट्स में, डिस्कशंस में, सब कुछ उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल, शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, या फिर रिलेशंस कैसी होनी चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे टाइप की सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही थी। तो वो जो एक पहले डाउट था ना कि कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अपना पर्सनल स्वार्थ ना देखे, वो सब तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो उनको ग्रेटर कंसर्न था। एक ही प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बिना किसी डिबेट के पास हुआ, दैट इज द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? वोटिंग। आपकी एक एज रीच करने के बाद, एक सर्टेन एज होने के बाद सब लोग वोट कर सकते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से है, तो रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग आप इंडिया के मेंबर हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो आपको वोटिंग करने का अधिकार है, राइट है। सो एक एज होने के बाद, जैसे 18 के बाद आप हो जाते हैं ना वोटिंग के लिए एलिजिबल, सो इसको बिना किसी डिबेट के सब लोगों ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट करके कि हाँ, इसको इसको पास करो। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे, उन सब पे बड़े अच्छे से डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, कॉन्वर्सेशंस हुई, और एक मॉडर्न स्टेट की फाउंडेशन पे जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स लाई करते हैं, उन सबको यहाँ पे अच्छे से कॉन्वर्सेशन हुई उनके बारे में। ऐसे ही नहीं कि रफा-दफा बस कॉपी मार लिया बाकी की दुनिया से कॉन्स्टिट्यूशन और हो गया। इन्होंने बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई। कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। तो ये एक और एक चीज़ आई हुई है इसमें कि उन्होंने पब्लिक रीजन के जो एक हैबिट थी, उसको बड़े अच्छे से उन्होंने चैनल करा, पोर्ट्रे करा, कि एक होता है ना सेल्फिश रीज़न, की अपने ही उसको नहीं, उन्होंने पब्लिक के बारे में सोचकर रीज़न अप्लाई करा। रीज़न अप्लाई करना मतलब लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकली उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशंस करे कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, उनको बड़े अच्छे से स्क्रूटिनाइज़ भी करा गया। स्क्रूटिनाइज़ करना मतलब क्वेश्चन करना, इंक्वायर करना कि अच्छा आपने ये ले तो लिया डिसीजन, अब इसके लूप होल्स बताओ हमें, अगर ये ऐसा हो गया या इसका मिसयूज़ हो गया है ना, वो सब कुछ बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करा गया। सो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होगा? दिस इज़ द टेस्टामेंट टू द कैरेक्टर ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बार-बार जो उन पे एक्यूजेशन लगती है कि तुम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, तो वो जो कंसर्न था उनको उन्होंने बड़े अच्छे से एड्रेस करा कि आपको ये ना लगे कि हमने चीटिंग करी है, ठीक है? वी विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने पब्लिक रीजन को इंपॉर्टेंस जो दी थी, वो उन्होंने सिर्फ बड़े कामों के लिए नहीं यूज़ करा था। उन्होंने जो भी छोटे से छोटे काम भी थे ना, आपके असेंबली के छोटे से छोटे प्रोसीजर्स जो थे, उन सब में पब्लिक रीजन के प्रिंसिपल को उन्होंने अपहेल्ड करा था, उन्होंने ध्यान में रखा था। सो प्रोसीजर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके 8 मेजर कमिटीज़ हुआ करती थी अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे, और यूजुअली ये जो कमिटीज़ थी, इनको हेड करने वाले यही हमारे फेमस लीडर्स वगैरह थे, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। और ये ऐसे लोग थे जो आपस में इनकी हर चीज़ पे बनती नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, बी आर अम्बेडकर वॉज अ ह्यूज क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड गांधी, ठीक है? तो इनकी आपस में बनती नहीं थी। नेहरू पटेल की आपस में बड़े डिसएग्रीमेंट्स हुआ करते थे। तो ये ऐसे नहीं थे कि सेल्फ इंटरेस्टेड लोग थे, एक ही टीम के मेंबर, और बस हमने बना लिया, नहीं। आपस में क्योंकि इनकी बनती नहीं थी, तो उससे क्या होगा, ये लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। तो इसकी वजह से जो भी बन रहा था या जो भी इनके आपस में कंसर्न्स थे, वो सब ये दे यूज्ड टू एड्रेस विद ईच अदर थ्रू डिबेट्स। बड़े अच्छे से लंबे लंबे डिबेट्स हुआ करते थे, एक दूसरे को क्वेश्चन इंक्वायरी होती थी, ठीक है? और हर चीज़ को आंसर करने की कोशिश की जाती थी। कोई भी कंसर्न को अनरिस्पॉन्डेड नहीं छोड़ा जा रहा था। उनमें एक कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमको ये चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हमको बड़े अच्छे से बनाना है ये। अच्छा, एक चीज़ हमने कई बार मेंशन कर ली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज़ अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के लोग थे उसमें, और हमने डिसएग्रीमेंट्स की भी बात करी कि उनमें आपस में एग्री नहीं करते थे, लड़ते-झगड़ते थे, डिबेट्स हो रहे थे। तो सोचने वाली बात हो जाती है ये कि क्या ऐसी एक बॉडी ऑफ पीपल, क्या ये टिक पाती अगर आपने ऐसी बना दी? जब इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ पीपल है और वो एग्री ही नहीं करते अपनी चीज़ों पे, किसी भी चीज़ पे, तो वो क्या यूनाइटेड चीज़ रह पाती? क्या वो चल पाती चीज़? नहीं चल पाती ऑब्वियसली। तो फिर ऐसा क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया की कि ये सक्सेसफुली इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को ऑपरेट कराया, एग्रीमेंट हो गया इनमें आपस में, ना सिर्फ वो करा इन्होंने, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दिया इन्होंने। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इट वाज़न्ट समथिंग दैट हैपेंड ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से बस 2 दिन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया के, ऐसा नहीं हुआ। आपका एक नेशनलिस्टिक स्ट्रगल था उससे पहले, जो कितने डेकेड्स से चलता आ रहा था, है ना? 30-40 साल से उस कितना कुछ एक पूरी मूवमेंट चलती आ रही थी।
उस मूवमेंट में कितने सारे प्रिंसिपल्स थे, एक आइडियाज़ थे जो कि अराइज़ हुए और वो इतने सिग्निफिकेंट बन गए कि आप उनको डिनाई कर ही नहीं सकते थे। सो फॉर एग्जांपल द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की कैसी होनी चाहिए, वैल्यूज़ कौन से अपहोल्ड करने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसे-ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या इनइक्वालिटीज़ जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। ये ऐसे-ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली बार डिस्कस करे हैं। वो बहुत टाइम से नेशनलिस्टिक स्ट्रगल जो था, वो कई बार बड़े अच्छे से उनके बारे में बात हुई पड़ी है, डिबेट हुआ पड़ा है, उनके ऊपर बेसिकली नॉलेज कंटेंट था उनके पास कि हाँ, ये सब ऑलरेडी डिस्कस चीज़ें हैं और दे वर अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। तो उन्होंने इनहेरिट करी ये सारी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, इन सब की अवेयरनेस होना उन्होंने इनहेरिट करा। इनहेरिट करना होता है रिसीव करना, यानी आप जब आप रिसीव करते हो ना इनहेरिट, जैसे किसी की आपने अपने फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, तो रिसीव करी आपने, वैसे ही इन्होंने एक विल था इनका, एक पुराने लोगों का जो विल था, उनके प्रिंसिपल्स थे, जो भी था सब कुछ, इन्होंने वो सब इनहेरिट करा और इन्होंने वापस डिस्कस करा वो सब। Perhaps the best summary of this thing could be defined under objective resolution। तो objective resolution करके एक रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा था इन 1946, मतलब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी ही थी, तभी उन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव कर दिया था। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये बड़े अच्छे से इस चीज़ को समराइज करता है। तो इस रेजोल्यूशन में उन्होंने कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे जो कि उन्होंने डिफाइन कर दिए, जिस पे अग्री करेंगे ही करेंगे और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल होना ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, sovereignty and a cosmopolitan identity। कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी मतलब एक मॉडर्न आइडेंटिटी विच इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मिक्स ऑफ कल्चर्स। हर कोई आ पाए, दुनिया भर से यहाँ पे हर लोग आ सकें और ऐसा नहीं, हम इंक्लूसिव हो जाएं, हर किसी को शामिल कर पाएं। दैट इज कॉल्ड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। तो इन्होंने ये सारे मेजर प्रिंसिपल्स थे, जिस पे ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे कि इन्होंने कहा हाँ, इसी डायरेक्शन में जाना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इन्हीं इन्हीं गोल्स के अंडर बनेगा कि ये हमें ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, इट वाज़न्ट जस्ट अ मेज़ ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं था कि उसमें बस रूल्स वगैरह भर दिए और लॉयर वाली लैंग्वेज लिख दी मुश्किल सी, ऐसा नहीं था। एक मॉरल उसमें एलिमेंट भी था, मॉरल कमिटमेंट था कि हमें सही में ये जो न्यू कंट्री बन रही है हमारी, इसके लिए बहुत अच्छा सा एक ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप इस ब्लू बॉक्स को ज़रूर पढ़ लेना। इनमें से कुछ एक दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडिया शुड बी अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, एंड इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऐसा होना चाहिए इंडिया कंट्री। सॉवरेन मतलब खुद की उसकी इंडिपेंडेंस है कि वो किसी और की, उस पर कोई अपना और रॉब नहीं तमा, दूसरी कंट्री आके डिक्टेट नहीं कर सकती इंडिया को कि क्या करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, और रिपब्लिक मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहेल्ड करने वाली कंट्री। इट शैल बी अ यूनियन, इंडिया को क्या बोला जा रहा है, यूनियन डिफाइन करा जा रहा है, जो कि पहले ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब उसको यूनियन बोला जा रहा है। All the powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people। यहाँ पे देखो लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जितनी भी पावर्स, इन सब को हम जो बात कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हम डिफाइन कर रहे हैं पावर्स, ये सब आनी कहाँ से चाहिए, लोगों से ही आ रही चाहिए। दे आर द सुप्रीम सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ ऑल द पावर वी पोजेस, ठीक है। वी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, पार्लियामेंट, ये सब लोग। Minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards। अब ये वो सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं जिनके साथ हज़ारों सालों से एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा था, तो इनके लिए डेफिनेटली सेफगार्ड्स होने चाहिए। ये तो इन्होंने शुरू में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिफाइन कर दिया कि ये तो होना ही चाहिए, हमें इनके लिए इनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये अगेन जस्टिस को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रीएम्बल में भी जस्टिस की बड़ी बात होती है। सो इस ब्लू बॉक्स को पढ़ लेना। Now we reach the last factor in ensuring effectiveness of a constitution। तो इसकी heading है institutional arrangements। So basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of people। ये एक basic principle हमने पहले ही बात कर रखी है कि होना चाहिए constitution का, और हमारी constituent assembly ने तो बड़े अच्छे से ध्यान रखा था इसके बारे में। तो इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना आपके गवर्नमेंट के, जैसे 3 मेन पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इनमें आपको पावर्स को बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो इंस्टीट्यूशनल उनकी अरेंजमेंट्स है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड। जैसे पहले बात करी चेक्स एंड बैलेंसेस की, सिमिलरली वही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को ओवर पावर नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन को कम पावर नहीं होना चाहिए, उनमें इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, और जो अरेंजमेंट होनी चाहिए इट शुड बी बैलेंस्ड। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल अरेंजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्ड मतलब तो सिंपल ही है कि पार्लियामेंट वाला गवर्नमेंट का फॉर्म स्ट्रक्चर जो हमने अपना रखा है, जो हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। बट दूसरी टर्म इंपॉर्टेंट है, फेडरल अरेंजमेंट। फेडरल का मीनिंग क्या होता है, फेडरल मतलब जब आप स्टेट्स वगैरह को भी छूट देते हो, उनको भी फ्रीडम देते हो। ऐसा नहीं है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सबसे ज़्यादा रूल कर रही है, उसी का सारा कंट्रोल है। सेंट्रलाइज नहीं होना, ठीक है, आपने डिसेंट्रलाइज कर रखा है। तो स्टेट्स जितने भी आपके प्रोविंसेस, स्टेट्स कह लो, एक ही बात है, उनको ज़्यादातर डोमेन्स में फ्रीडम है टू गवर्न देमसेल्व्स, खुद के इलेक्शंस लड़वाएं, खुद के डिसीजंस ले, कुछ बेसिक बड़ी चीज़ों को छोड़ के, फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, या है ना एटॉमिक एनर्जी होगी, ऐसे टाइप के कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन डिसीजन होगा। बट बाकी सारी चीज़ों में आपने स्टेट्स को फ्रीडम दे रखी है अपना, जैसे भी उनको जो भी करना है वो करने की। सो दिस इज कॉल्ड फेडरल अरेंजमेंट।
अब ऐसा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्रिएट करने में हमारी जो असेंबली वाले लोग थे, इन्होंने कोई भी हिचक नहीं दिखाई बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेने की। मैंने तो पहले ही कहा था है ना, कॉपी कर रखा, तो हमने हर जगह से इनपुट लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो जितने भी दुनिया के ऑलरेडी बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उन सब से नॉलेज ली, उन सब से इंस्पिरेशन ली, उन सब से कॉपी मारा या जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, कॉपी मारना तो सिंपलिस्टिक वे में डिस्क्राइब करना हो गया, बट उनसे हमने रेफरेंस लिया। रेफरेंस इज़ द राइट टर्म, कि उन सबको देख के कि कैसे क्या-क्या है, वो सब कुछ उनको देख के खुद का बनाया। अब इसमें क्रिटिसिज्म आ जाता है कि यार आपने तो यानी आपने बस चेप लिया, आपने तो कॉपी नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बात करने के लिए हमने कह दिया, बट उन्होंने उसको अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने कुछ भी प्रोविज़न उठाया है, उसको उन्होंने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडैप्ट करा, एडजस्ट करा, उसको वैसे कस्टमाइज़ करके यहाँ के हिसाब से ही बनाया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस डाल दिया, उन्होंने यहाँ पे पूरा ध्यान रखा कि कैसे इंडियन सेटिंग में वो चीज़ चलेगी, ठीक है? So India was extremely lucky to have an assembly that, instead of being parochial in its outlook, could take the best available everywhere in the world and make it their own. तो यहाँ पे क्या है, इंडिया वाज एक्सट्रीमली लकी, ऐसी असेंबली थी इसके पास, इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने अपना वर्ल्ड व्यू पैरोकियल नहीं रखा। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, कि आपने बड़ा ही छोटे से नज़रिए से आपने बनाने की कोशिश करी। उन्होंने अपना होराइजन ब्रॉड करा, उन्होंने हर जगह से इनपुट लिए, तो उसकी वजह से आपने अलग अलग जितनी भी अच्छी चीज़ें थी बोरो कर ली। इसके नीचे ही यहाँ पे बबल्स में आपको ये दिया हुआ है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो करा इंडिया ने, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस पे गो थ्रू मार लेना, क्योंकि ये यूजुअली काम आ जाता है ये सब। सो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स लिए हमने, है ना? तो और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये पढ़ लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, दूसरी बुक जो है हमारी पॉलिटिकल साइंस वाली, जो इसी 11th क्लास की, उस पे मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपको अगर वो देखनी है, वो जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी वो। थैंक्स, बाय।